गुड इवनिंग क्लास। मैं दुर्गेश सिंह आपका स्वागत करता हूं दुर्गेश सिंह क्लासेस में। पिछले वीडियोस में हम आप पढ़ चुके हैं कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। एसिड और बेस के बारे में हमने आपने ब्रांस्टेड-लारी थ्योरम और आर्हेनियस थ्योरम दोनों देख लिया है। जो हमारी पुरानी संकल्पना थी उसको भी हम आप जान चुके हैं कि अम्ल क्या होते हैं पुरानी अवधारणा के अनुसार, आर्हेनियस के अवधारणा के अनुसार, और क्या देख चुके हैं, ब्रांस्टेड-लारी परिकल्पना देख चुके हैं। आज हम आप देख लेते हैं सूचक किसको कहते हैं। आज क्या देखेंगे, सूचक, इंडिकेटर। सूचक किसको कहेंगे भाई, इंडिकेटर। क्या है सूचक, आज इनको देख लेते हैं। इंडिकेटर हिंदी में क्या कहेंगे, सूचक। सूचक क्या है, देखिए ऐसे पदार्थ जो अम्लीय या क्षारीय माध्यमों में अपने रंग या गंध को परिवर्तित कर देते हैं। क्या करते हैं, अम्लीय या क्षारीय माध्यम में अपने रंग या गंध को परिवर्तित कर लेते हैं, सूचक कहलाते हैं। तो इनको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि ऐसे पदार्थ जो अम्लीय माध्यम एवं क्षारीय माध्यम में अपना रंग या अपनी गंध परिवर्तित कर लेते हैं, सूचक कहलाते हैं। सूचक कहलाते हैं। सूचक जो है दो प्रकार के होते हैं। इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं हमारे भाई, दो प्रकार के। एक तो होता है नेचुरल। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक। कैसे सूचक, प्राकृतिक सूचक। और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम। और कृत्रिम को हम आप अगर और अलग लिखना चाहें तो मानव निर्मित। इसी को क्या कहा जाता है, मानव निर्मित। जो इंसानों द्वारा बनाया जाता है उसी को हम आप क्या कहेंगे, मानव निर्मित कर देंगे। तो हमारा प्राकृतिक सूचक क्या है, प्राकृतिक सूचक में जैसे आपका आ जाता है लिटमस। क्या आ जाएगा भाई, लिटमस। लिटमस हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा। आप कभी देखिए हाथ में हल्दी वगैरह लगा रहे और साबुन से हाथ धुल लीजिए, साबुन लगाइए तो आपका हाथ कैसा हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। हो जाता है तो उसी को हम क्या कह देते हैं, वो भी हमारा एक प्रकार का क्या है, सूचक है। पत्ता गोभी हो गया, ठीक है, हाइड्रेजिया है, ये सब क्या है, ये सब हमारे सूचक हैं, प्राकृतिक सूचक। कौन कौन सा हो जाएगा भाई, लिटमस। लिटमस, पत्ता गोभी, क्या कहते हैं इसको, कॉलीफ्लावर अंग्रेजी में कहेंगे, हल्दी, टर्मरिक, हाइड्रेजिया। हाइड्रेजिया, हाइड्रेजिया की जो पंखुड़ियां होती हैं इसके फूल की, वो सूचक का काम करती हैं। हाइड्रेजिया जो पौधा होता है उसकी कौन, पंखुड़ियां, ये सब क्या करते हैं, अपना अलग अलग रंग दिखाते हैं। जैसे हमारा लिटमस है तो लिटमस के बारे में हम आप जानते हैं, या अम्ल क्षार दोनों के जो है पहचान करने में प्रयुक्त होता है। नीला लिटमस होगा और अम्ल विलयन में डाल देंगे तो क्या बना देगा, लाल कर देगा उसको। नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल कर देगा। लेकिन अगर लाल लिटमस है और उसको कहां डाल देंगे, क्षार में डाल देंगे, तब वो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी लाल लिटमस को जो है अम्ल में डाल दें, लाल लिटमस को कहां डाल दें, अम्ल में डाल दें, तो उसके रंग पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अगर नीले लिटमस को हम क्षार में डाल देते हैं तब भी उसका रंग नहीं बदलेगा। या कोई सोल्यूशन हमारा ऐसा है जिसका कि जो उदासीन है, जिसका पीएच मान जो है आपका 7 है, उदासीन विलयन है, तो वो भी लिटमस पर कोई फर्क नहीं दिखाएगा। तो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। हल्दी, पत्ता गोभी किस तरीके से, देखिए पत्ता गोभी पे अगर आप साबुन के कुछ छींटे डाल दीजिए तो देखिए उसमें गुलाबी रंग हमको आपको दिखने लगता है। कौन सा रंग दिखेगा, गुलाबी रंग दिखेगा। तो इस चीज को हम आप क्या कह देंगे कि ये भी एक प्रकार का सूचक है। हल्दी है, हाथ में आप हल्दी आपके लगी हुई हो और आप उसको साबुन से हाथ को धुल लीजिए तो क्षारीय माध्यम में हल्दी का जो पीला रंग है वो कैसा हो जा रहा है, लाल रंग का हो जा रहा है। पीला रंग आपका लाल रंग या कत्था रंग जिसको बोलते हैं, कत्थई कलर, कत्थे कलर का हो जाता है लगभग, तो वो हल्दी आपका है। लेकिन अगर इसी हल्दी लगा है, थोड़ा सा एसिड ले लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अम्लों की पहचान हम आप हल्दी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उदासीन विलयन में भी हल्दी का रंग पीला होगा, अम्लीय विलयन में भी पीला होगा, लेकिन क्षारीय विलयन की पहचान हम आप हल्दी के जरिए कर सकते हैं। अब दूसरा हमारा कौन सा हो जाता है भाई,
दूसरा हो जाता है प्राकृतिक। तो प्राकृतिक में हमारा आ जाता है मेथिल ऑरेंज, फिनाफ्थलीन, कौन सा आ जाता है, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, फिनाफ्थलीन, फिनाफ्थलीन, मेथिल ऑरेंज और फिनाफ्थलीन, ये आ जाते हैं। इनके साथ साथ हमारा मेथिल रेड है, फिनॉल रेड है, फिनॉल रेड, मेथिल रेड, मेथिल रेड और फिनॉल रेड, फिनॉल रेड। अब इन सब को जो है प्रयोगशाला में बनाया जाता है। तो नेचुरल सूचक किसको कहेंगे भैया, ऐसे सूचक, ऐसे अम्ल क्षार सूचक जो प्रकृति द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जिन्हें हम प्रकृति में पाते हैं, या प्रकृति उनका निर्माण करती है, उनको क्या कह दिया जाएगा, प्राकृतिक। और ऐसे सूचक जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, जो प्रयोगशाला में हमारे बनाए जाते हैं, उनको हम क्या कह देंगे, मानव निर्मित सूचक या आर्टिफिशियल या कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक भी कर सकते हैं। और इसको क्या कहा जा सकता है, संश्लेषित सूचक, संश्लेषित सूचक, सिंथेसाइज इंडिकेटर, क्या कहेंगे, सिंथेसाइज इंडिकेटर। तो ये हमारे कैसे होते हैं, संश्लेषित सूचक होते हैं, ये याद रखेंगे आप लोग। चलिए अब इनको देख लेते हैं, इनमें क्या रंग होता है आपका। जैसे देखिए जो हमारा मेथिल ऑरेंज है, उदासीन विलयन में इसका रंग जो होता है नारंगी होता है। मेथिल ऑरेंज का उदासीन विलयन में रंग कैसा होगा, नारंगी होगा। जबकि अम्लीय विलयन में यही विलयन हमारा मेथिल ऑरेंज का उदासीन होने पे कब, अरे भाई इसकी बात करेंगे किसमें, उदासीन विलयन में। उदासीन विलयन यानी कि पानी में, पानी में इसका रंग होगा नारंगी, पानी में कैसा रंग होगा, नारंगी। अम्लीय विलयन होगा, अम्लीय, तो ये नारंगी रंग गायब हो जाएगा और ये हो जाएगा रंगहीन। अम्लीय रंग आपका गायब हो जाएगा और कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, कलरलेस बिल्कुल। और उसके बाद जब हम क्या ले लेंगे इसको, क्षारक में, क्षारक में ले लेंगे तो इसका रंग जो है गुलाबी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गुलाबी। अब देखिए इससे हम सभी की पहचान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर उदासीन विलयन में डाले हैं तो ऑलरेडी हमको कौन सा रंग मिलेगा, नारंगी रंग मिलेगा। अम्लीय विलयन में डाल दिया है, जो नारंगी रंग हमको दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। और जैसे ही इसको हम किस में डाल देते हैं, क्षारक में डाल देते हैं, तो नारंगी रंग हमारा किस में बदल जाएगा, गुलाबी रंग में बदल जाएगा। इसी तरीके से हमारा फिनाफ्थलीन भी होता है। फिनाफ्थलीन जो है अम्लीय विलयन में रंग नहीं परिवर्तित करता है, जबकि क्षारकीय विलयन में इसका रंग हल्का सा पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है फिनाफ्थलीन। सॉरी, अम्लीय विलयन में कोई रंग नहीं देता, जबकि क्षारीय माध्यम में कैसा हो जाता है, हल्का सा गुलाबी हो जाता है, ठीक, ऑरेंज पीला हो जाता है। सॉरी मेथिल ऑरेंज जो है हमारा पीला हो जाता है। भाई उल्टा हो गया, दिमाग भी खर्च हो गया। ये मेथिल ऑरेंज। फिनाफ्थलीन का देखेंगे तो उदासीन में क्या होता है, फिनाफ्थलीन हमारा उदासीन सॉल्यूशन में, ये उदासीन सॉल्यूशन में जो है इसका कोई रंग नहीं होता है, शायद ये रंगहीन होता है उदासीन में, इसका कोई रंग नहीं होता, उदासीन में कोई रंग नहीं होता है। कैसा होता है, रंगहीन होता है। अम्लीय विलयन में भी आपका ये रंगहीन रहेगा, अम्लीय विलयन में रंगहीन होगा। और जबकि ये क्षारीय विलयन में कैसा हो जाएगा, क्षारीय विलयन में आपका गुलाबी हो जाएगा। इधर का उधर हो गया था पॉइंट। फिनाफ्थलीन हमारा अम्लीय और उदासीन विलयन में कैसा होगा, रंगहीन, जबकि क्षारीय विलयन में कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से। अब इसी सूचक में हमारा अगला आ जाता है सार्वत्रिक सूचक। कौन सा सूचक,
सार्वत्रिक सूचक। ऐसा कोई पदार्थ जो अलग अलग पीएच पर अलग अलग रंग दिखाता हो या अलग अलग गंध उत्पन्न करता हो, उसी को हम क्या कह देंगे? सार्वत्रिक सूचक कह देंगे। सार्वत्रिक सूचक क्या होगा? ऐसा सूचक जो अलग अलग पीएच पर, जिसके सहायता से हम सभी प्रकार के पदार्थों का जो है परीक्षण कर सकते हैं, उसी को क्या कहेंगे? सार्वत्रिक सूचक कह देंगे। ऐसा पदार्थ जिसकी सहायता से हम सभी प्रकार के पदार्थों की अम्लीयता या क्षारकता की गणना कर सकते हैं, क्या कहेंगे? सार्वत्रिक सूचक कहेंगे। जैसे हमारा एक कंपाउंड होता है कोलथोफ। कौन सा कंपाउंड है? कोलथोफ। कौन सा कंपाउंड भाई? कोलथोफ। ये हमारा एक ऐसा कंपाउंड है जिसका यूज हम आप सार्वत्रिक सूचक के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक के रूप में हम आप इसका प्रयोग करेंगे। अर्थात इससे हम, अब जैसे किसी विलयन का पीएच मान 1 है, विलयन का पीएच मान क्या है? 1 है, तब इसका रंग कुछ और होगा। अगर 2 है तब इसका रंग कुछ और हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, 4, यानी जिस तरीके से पीएच वैल्यू आपका बदलता जाएगा, उसी तरीके से इसके रंग में धीरे धीरे परिवर्तन होता जाता है। तो इसीलिए इसको हम आप क्या कहते हैं? इसीलिए इसको हम आप सार्वत्रिक सूचक कह देते हैं। चलिए, हो गया होगा। अब आगे देख लेते हैं अम्लों की अभिक्रियाएं। अम्लों की अभिक्रियाएं, अम्ल किस प्रकार की अभिक्रिया या कौन कौन सी अभिक्रिया देते हैं, क्या देखेंगे? अम्लों की अभिक्रियाएं। अम्लों की पहले देख लेते हैं, फिर देख लेंगे क्षारों की अभिक्रियाएं। अम्लों की सबसे पहले हम आप देख लेते हैं धातुओं से क्रिया। किससे क्रिया? धातु से क्रिया। अब अलग अलग धातुओं से अम्ल अलग अलग प्रकार के जो है रिएक्शन देते हैं। अब देखिए सक्रियता श्रेणी जो हमारी है, जिसको कि हम आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आपको कुछ ना कुछ जानकारी होगी तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी आप समझने का प्रयास थोड़ा बहुत कीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, जैसे हमारा आवर्त सारणी में पहला ग्रुप रखा गया है, जिसमें हमारा आ जाता है सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये 6 तत्व रखे गए। तो पहले और दूसरे वर्ग के जो तत्व हैं पूरे के पूरे, ये सब किसी भी अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे। मान लीजिए कि हमने क्रिया किससे करा दिया भैया? Na, सोडियम से किसकी क्रिया करा दी? H2SO4 से। H2SO4 ये क्या है? धातु है, और धातु में इसका नाम क्या है? सोडियम। इसका नाम क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि अब हम सोडियम धातु की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करा रहे हैं, तो ये क्या बना लेगा? ये हाइड्रोजन गैस आप इसमें से निकाल लीजिए सबसे पहले। तो और क्या बनेगा भाई? Na2SO4 बन जाएगा, सोडियम सल्फेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम सल्फेट हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको हम आप परिभाषित कैसे करेंगे? बैलेंस कर देते हैं, यहां पे 2 लगा दीजिए, समीकरण संतुलित हो जाए। देखिए अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करने के लिए हम आप कहेंगे कि अम्ल क्षार धातुओं से या प्रबल धातुओं से क्रिया करके लवण और लवण का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अगर कोई भी अम्ल आपका किसी भी प्रकार के, कोई भी अम्ल किसी भी प्रकार के जो है धातु से क्रिया करेगा जो ज्यादा सक्रिय है, प्रबल धातु है, प्रबल सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करने पे क्या बना लेगा? लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। इसी प्रकार से अगर यही अम्ल जो H2SO4 है किससे रिएक्ट कर जाए? जिंक के साथ रिएक्ट कर जाए। जब ये जिंक से क्रिया करेगा तो ये बनाएगा ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, और यहां से आपका क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। नाम क्या हो जाएगा इसका? जिंक सल्फेट। ठीक, मैग्नीशियम क्रिया करेगा। चलिए मैग्नीशियम की क्रिया HNO3 से करा देते हैं।
तो देखिए यहां पे आपका ये बन जाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। समीकरण बैलेंस करेंगे, यहां पे 2 लगा दीजिए, समीकरण बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से धातुएं हमारी जब इनके साथ में क्रिया करती हैं तो क्या बना लेती है, लवण बना लेती है। अब ये सब हमारा देख रहे हैं जिंक सल्फेट, सोडियम सल्फेट, और यहां पे आपका बन गया मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट। ये सब क्या है, ये तीनों हमारे सॉल्ट है। क्या है, सॉल्ट है। तो धातुएं अम्ल से क्रिया करने पे या अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं और साथ में क्या बनाते हैं, लवण बना लेते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से। इन्हीं की क्रिया हम आप HCl से दिखा देते हैं। देखते हैं HCl से क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा लेते हैं। तब क्या बन जाएगा भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे 2HCl, क्या बन जाएगा NaCl, 2 टाइम्स, और हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर। नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। इसी तरीके से जिंक हमारा HCl के साथ में क्रिया करेगा तो जिंक की वैलेंसी 2 होती है तो ZnCl2 बना लेगा और नाम क्या हो जाएगा, जिंक क्लोराइड। और ये आपका क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। मैग्नीशियम की कराएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस आपकी मुक्त हो जाएगी। तो इस तरीके से धातु हमारे अम्ल क्या करते हैं, धातुओं से क्रिया करने पे हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं और लवण बना लेते हैं। तो ये किससे क्रिया था, धातुओं से क्रिया। अगली हेडिंग हमारी होगी धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया। किसके साथ क्रिया, धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया। अब धातु का ऑक्साइड लेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो धातुएं हमारी जल जाती होंगी जल्दी से, वही धातुएं जल्दी आसानी से ऑक्साइड बनाएंगी। तो क्या लिखेंगे, सेकंड हेडिंग हमारी क्या होगी, धातु ऑक्साइड से क्रिया। धातु ऑक्साइड से क्रिया। धातु ऑक्साइड के साथ में क्रिया करेंगे तब क्या बनाएंगे भाई, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करेंगे। चलिए मान लेते हैं कि हमने क्या लिया, H2SO4 लिया और क्रिया करा रहे हैं किसके साथ में, Na2O के साथ में, सोडियम ऑक्साइड के साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराएं। अब आप देखिए कि यहां पे Na2 है, यहां पे SO4 है, ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। सिंपल सी बात है, ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलेगा तो क्या बनाएगा, पानी। सबसे पहले आप क्या निकाल दीजिए, पानी निकाल दीजिए। पानी निकल गया, बचा क्या भाई, यहाँ SO4 बचा है, यहाँ Na2 बचा है, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या बन गया, Na2SO4, यानी कि सॉल्ट बन गया और जल बन गया। डिफिनीशन हमारी यहीं से क्लियर हो जाती है कि अम्ल धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। अम्ल धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। क्लियर है। और एक दो रिएक्शन हम आप देख लेते हैं। मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड है धातु, इसकी क्रिया किससे करा दिए, HCl से। HCl से क्रिया करा दिए तो H और O मिल गया, क्या बना लिया, पानी, H2O। क्या बचा है, Mg बचा है, इधर 2 Cl बचा है, क्या बन जाएगा भाई, MgCl2 बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम आप ले लेते हैं किसका ऑक्साइड, चलिए जिंक का ले लेते हैं, जिंक ऑक्साइड ले लेते हैं। तो जिंक ऑक्साइड लेकर के उसकी क्रिया चलिए HNO3 से करा देते हैं, 2 टाइम्स लगेगा। तो आपका क्या बन जाएगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। होना वही है आपका कुल मिलाकर के। यहाँ पे सोडियम सल्फेट लवण है, मैग्नीशियम क्लोराइड लवण है, जिंक नाइट्रेट लवण है, ये सब हमारे क्या बन गए, लवण। और इधर क्या बना है, पानी, लवण और जल। तो हम आप कह देंगे आसानी से कि अम्ल जो है धातुओं से, धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके क्या बना लेते हैं, लवण एवं जल बना लेते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से। आगे चलेंगे, धातु बाई कार्बोनेट से क्रिया। किससे, धातु बाई कार्बोनेट। धातु
पाई 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 हो गया जो होता हो। कार्बोनेट से क्रिया, किसकी क्रिया? अम्ल की। किससे करा रहे हैं? धातु वाही कार्बोनेट से। ऐसे कार्बोनेट जिनमें हाइड्रोजन भी जुड़ा होता है, एक प्रतिस्थापी हाइड्रोजन होता है, उन्हीं को क्या कह देंगे? बाइकार्बोनेट कह देते हैं, या उन्हीं को हम कह देते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे हम HCl की क्रिया किससे करा दें? NaHCO3। तो आप दिमाग में रखिए कि आप कभी भी कार्बोनेट का एसिड के साथ में रिएक्शन कराएंगे, कोई भी कार्बोनेट होगा, एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले आपको यहां से क्या निकाल देना है? CO2 गैस निकाल देना है। सबसे पहले क्या निकाल देंगे? CO2 गैस निकाल देंगे। ठीक है, CO2 गैस निकाल दिए तो यहाँ पे बचा हुआ है हमारा Na बचा है, H बचा है और एक O बचा है, यानी कि NaOH बचा है। इधर क्या है? HCl है। OH को आप H के साथ जोड़ करके हटा दीजिए, क्या बन जाएगा? OH और H मिलकर क्या बना लेंगे? पानी। अब बचा क्या? Na और Cl, तो क्या बन गया भाई? NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड। तो किसी भी धातु बाइकार्बोनेट की क्रिया अगर हम एसिड से कराएंगे, किसी भी धातु बाइकार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराने पर हमको क्या क्या मिल जाता है? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी क्या होती है? मुक्त हो जाती है। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इधर क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, इसी तरीके से किसी अन्य धातु का ले लेते हैं। चलिए, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट ले लेते हैं। इसकी क्रिया H2SO4 से करा देते हैं तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, CaSO4। और CO2 निकाल देंगे कितनी बार? 2 बार। CO2 निकल गया, गैस है। उसके बाद 2 H इधर है, 2 OH इधर है, क्या बन गया? 2 अणु जल का बन गया, 2H2O। नाम क्या हो जाएगा इसका? कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसको क्या कह देंगे हम? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। यहां किससे रिएक्शन कराएं? सल्फ्यूरिक एसिड से कराएं। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए हम आप इसका रिएक्शन किससे करा देते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट का ही एसिटिक एसिड से करा देते हैं, जो कि हमारा दुर्बल अम्ल होता है। किससे कराते हैं? एसिटिक एसिड, CH3COOH। नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से करा देंगे, क्या बन जाएगा? कोई खास परिवर्तन नहीं होगा, केवल आपका यहां पे बन जाएगा क्या? CH3COONA। नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। ठीक, क्लियर कर लीजिए। बाइकार्बोनेट देख लिए हैं, ऑक्साइड देख लिए हैं, कार्बोनेट से देख लेते हैं। अगला रिएक्शन किसके साथ में? धातु कार्बोनेट के साथ में। नोट कर लिए होंगे। अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं, रफ्तार ज्यादा है, तो आप कोशिश कीजिए कि वीडियो को बीच में पॉज कर लीजिए। पॉज करके आप रिएक्शन वगैरह नोट कर लिया कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। अगली हेडिंग हमारी धातु कार्बोनेट से क्रिया। किसके साथ भाई? धातु कार्बोनेट से क्रिया। धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट में HNO3 रिएक्ट्स विद Na2CO3। सोडियम का कार्बोनेट ले लिया और क्रिया किससे करा रहे हैं? नाइट्रिक अम्ल से। बन जाएगा हमारा सोडियम नाइट्रेट, सॉल्ट है, और पानी बन जाएगा। क्योंकि कार्बोनेट यहां भी है, जब कार्बोनेट उपस्थित है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना फिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से क्या निकल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी निकल जाएगी, पानी बन जाएगा और क्या बन जाएगा? लवण बन जाएगा। नाम क्या हो जाएगा? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए यहां पे हाइड्रोजन नहीं है,
नहीं तो हम इसको क्या लिखते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट लिख देते। हाइड्रोजन नहीं है इसलिए डायरेक्ट हम इसको क्या लिख रहे हैं, ये सोडियम हो गया, ये कार्बोनेट हो गया, तो सोडियम कार्बोनेट लिख रहे हैं। इसी तरीके से कैल्शियम का कार्बोनेट होता है CaCO3, जिसको हम आप चूना पत्थर कहते हैं। चूना पत्थर यानी कि खड़िया पत्थर यानी कि चाक, इसको क्या कहेंगे, चाक, जो क्लास में आपकी यूज की जाती होगी, चाक सबने देखा। इसको जब हम आप एसिड से क्रिया कराते हैं, इसको जब भी एसिड से क्रिया कराएंगे, इसको क्या कहेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्या मिला दिए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिए हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिए तुरंत बन जाएगा क्या, कैल्शियम सल्फेट। क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट। अब देखिए कैल्शियम सल्फेट बन गया, तो CO2 निकाल देंगे यहां से। चलिए CO2 निकाल दिया, बचा क्या है भाई, यहाँ पे 2H बचा है, यहाँ पे O बचा है, क्या मिल गया, मिलके क्या बना लिया, पानी। तो यही रिएक्शन आपका होना है। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में आप दिमाग में रखिए कि हमेशा आपको कौन सी गैस निकाल देना है, CO2 गैस आपको मुक्त कर देना है। जैसे ही आप CO2 गैस मुक्त कर देंगे, बस इतना देखते रहिए कि हम किसको क्या बना रहे हैं, किससे क्या जोड़ना है। अगर यही आप मैनेज कर लेते हैं तो केमिस्ट्री के रिएक्शंस बहुत ही आसान होते हैं। हो गया होगा। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लेते हैं, अम्ल की क्षार से क्रिया। क्या, अम्ल की क्षार से क्रिया। किससे क्रिया भाई, क्षार से क्रिया। रिएक्शन विद बेसिस, बेस से क्रिया कराएंगे। इस रिएक्शन को हम आप कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अभिक्रिया। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, हम इसमें लेंगे एक तो अम्ल और दूसरा क्या ले लेंगे, क्षार। अम्ल और क्षार, इन दोनों का परस्पर रिएक्शन करा देंगे। देखिए यहाँ का H और यहाँ का OH दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, पानी। H2O निकाल दिए, क्या बचा है, Na और Cl, दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, NaCl। तो ये हो गया हमारा सॉल्ट, जिसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और यहां पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देख रहे हैं एसिड बेस रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, सॉल्ट और वाटर, लवण एवं जल। तो इस अभिक्रिया को देखिए, अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया जिसमें लवण एवं जल का निर्माण होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल व क्षार की परस्पर क्रिया जिसमें लवण व जल का निर्माण होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, आपका वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी आपका हो सकता है कि एग्जाम में इसको पूछा जाए। ये 70% फिक्स होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया आपकी बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली अभिक्रिया है, तो आप इसको एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए। लिखेंगे क्या, किसी अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से लवण के बनने की अभिक्रिया, किसी अम्ल तथा क्षार के अभिक्रिया से लवण बनने की क्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। किसी अम्ल तथा क्षार के क्रिया से लवण बनने की प्रक्रिया या अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। साथ ही साथ इसको दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। धन्यवाद, जय हिंद।